चलिए, आज बात करते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जिसका सामना हम सबने कभी ना कभी किया है। मैनिपुलेशन, यानी हेरफेर। और ये हमेशा कोई बहुत बड़ा या नाटकीय नहीं होता। नहीं, अक्सर ये हमारी रोजमर्रा की बातचीत में, रिश्तों में छिपा होता है। तो आज हम इसी रोज के हेरफेर को समझने की कोशिश करेंगे, जानेंगे कि इसे पहचाने कैसे, और सबसे जरूरी, इससे निपटने के लिए क्या किया जा सकता है। जॉन रॉनसन की ये बात एक बहुत जरूरी पॉइंट बताती है। देखिए, इस चर्चा में हम किसी गंभीर मानसिक बीमारी या साइकोपैथी की बात नहीं कर रहे हैं। हमारा फोकस उन आम, परेशान करने वाले बर्ताव पर है जिनका सामना हमें रिश्तों में, काम की जगह पर या दोस्तों के बीच भी करना पड़ता है। ये एहसास ये बहुत ही आम है ना? जब कोई अपनी बातों में उलझाने लगता है तो ऐसा लगता है जैसे हम एक ऐसे खेल में फंस गए हैं जिसके नियम हमें पता ही नहीं है, जैसे नियम बीच खेल में ही बदल दिए गए हों। ये जो बेचैनी होती है ना, यही अक्सर उस बारीक हेरफेर का पहला इशारा होता है। तो सवाल ये है कि ये रोजमर्रा की मैनिपुलेशन आखिर है क्या? देखिए, ये एक तरह का बिहेवियरल पैटर्न है। इसका एक ही मकसद होता है, किसी के अंदर तुरंत एक इमोशनल रिएक्शन पैदा करना, जैसे कि डर, चिंता या गिल्ट, ताकि वो इंसान वही करे जो मैनिपुलेटर चाहता है। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये एक ऐसा पैटर्न है जिसे पहचाना जा सकता है। तो जब कोई ये पहचान लेता है कि उसके साथ हेरफेर हो रहा है, तो वो एक दोराहे पे खड़ा होता है। यहां से आगे बढ़ने के लिए मोटे तौर पे दो ही रास्ते होते हैं। तो पहला रास्ता है प्रतिरोध करने का, मतलब सिचुएशन में रहकर ही उस डायनामिक को, उस रिश्ते की चाल को बदलने की कोशिश करना। ये एक तरह से खुद को मजबूत बनाने जैसा है, एक एक्ट ऑफ सेल्फ एम्पावरमेंट। और दूसरा रास्ता, वो है खुद को उस स्थिति से पूरी तरह से बाहर निकाल लेना। और सुनिए, ये भी उतना ही वैलिड, उतना ही जरूरी चॉइस हो सकता है, खास तौर पर तब जब लगता है कि ये पैटर्न अब टूटने वाला नहीं है। इस चर्चा में हम पहले वाले ऑप्शन पर फोकस करेंगे। हम उन तरीकों और टूल्स के बारे में बात करेंगे जिनकी मदद से इस हेरफेर का सामना किया जा सकता है और उस रिश्ते की गतिशीलता को बदलने की कोशिश की जा सकती है। मैनिपुलेशन का सामना करने के लिए जो सबसे जरूरी और पहला कदम है, वो है अपनी सोच में एक बदलाव लाना। और ये बदलाव एक बहुत ही सिंपल सी चीज से शुरू होता है। सोचिए, एक मैनिपुलेटर की सबसे बड़ी जीत कब होती है? तब जब सामने वाला तुरंत बिना सोचे समझे इमोशनल होकर रिएक्ट कर दें। वो इसी पल का तो इंतजार करते हैं, क्योंकि जब कोई भावनाओं में बह जाता है तो उस पर कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। जरा सोचिए इस बारे में, क्या होगा अगर उस साइकिल को ही तोड़ दिया जाए? अगर वो जो तुरंत वाला रिएक्शन चाहते हैं वो उन्हें दिया ही ना जाए। बस यहीं से पावर का बैलेंस बदलना शुरू होता है। इसी को कहते हैं स्ट्रेटेजिक पॉज या रणनीतिक ठहराव। ये बस एक पल रुकने, एक गहरी सांस लेने और तुरंत जवाब देने के बजाय सोचने का एक सचेत प्रयास है। ये छोटा सा पॉज, ये छोटा सा ठहराव कंट्रोल वापस अपने हाथ में लेने का एक बेहतरीन मौका देता है। चलिए, आप कुछ प्रैक्टिकल टेक्निक्स देखते हैं। ये 3 ऐसे टूल हैं जो उस रणनीतिक ठहराव के दौरान इस्तेमाल किए जा सकते हैं ताकि हेरफेर का असरदार तरीके से मुकाबला किया जा सके। तो ये 3 तकनीकें हैं। एक, टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह अपनी बात को दोहराना, नेगेटिव फीलिंग्स के असर को कम करना और जो हो रहा है उसे साफ साफ शब्दों में बयां करना। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। पहली टेक्निक, ये स्थिरता और स्पष्टता पर आधारित है। इसका आइडिया बहुत ही सिंपल है, लेकिन यकीन मानिए ये अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली हो सकता है। जब कोई मैनिपुलेटर आपको इमोशनल तर्क देकर अपनी बात मनवाने की कोशिश करे, तो बहस में पड़ना ही नहीं है। बस शांति से और मजबूती से अपनी बात दोहराइए, जैसे ये मेरे लिए ठीक नहीं है या मेरा फैसला यही है। बिना किसी इमोशनल ड्रामा में उलझे अपनी बात पर टिके रहने से बातचीत को पटरी से उतरने से रोका जा सकता है। अच्छा, दूसरी टेक्निक उन अंदरूनी भावनाओं को मैनेज करने के बारे में है जिनका मैनिपुलेटर फायदा उठाते हैं। मतलब ये अपने अंदर काम करने के बारे में है। अब इसे करने का एक सिंपल सा 3 स्टेप का प्रोसेस है। देखिए, सबसे पहले तो ये पहचानना है कि सामने वाला कौन सी भावना को जगाने की कोशिश कर रहा है। क्या वो डर है, चिंता है या फिर गिल्ट मतलब अपराध बोध? दूसरा स्टेप है उस भावना को एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना। ऐसा महसूस होना बिल्कुल नॉर्मल है। और तीसरा, जो सबसे जरूरी कदम है, वो ये कि अपनी उस फीलिंग को अपने एक्शन से अलग कर देना है। मतलब कोई गिल्टी महसूस कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है, पर इसका ये मतलब तो नहीं कि उसे हाँ बोलना ही पड़ेगा, है ना?
तीसरी और आखिरी टेक्निक थोड़ी ज्यादा डायरेक्ट है। इसमें जो बर्ताव हो रहा है उसे शांत और साफ तौर पर बताना शामिल है, बिना कोई इल्जाम लगाए। ये एक बड़ा सिंपल सा कम्युनिकेशन फॉर्मूला है। इसमें उस इंसान पर हमला नहीं किया जाता, बल्कि उसके व्यवहार को बताया जाता है, और ये भी कि उसका असर क्या पड़ रहा है। जैसे, जब आप मेरी बात को इस तरह से घुमाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बात सुनी नहीं जा रही है। इससे सामने वाला जवाबदेह बनता है और पूरी बातचीत व्यवहार पर केंद्रित हो जाती है। तो इन सभी टेक्निक्स का आखिरी मकसद क्या है? ये सिर्फ अपना बचाव करने के बारे में नहीं है। नहीं, ये उससे कुछ और गहरा है। तो यार, सबसे जरूरी बात यह है, प्रतिरोध का मतलब दूसरे इंसान को बदलना या कंट्रोल करना नहीं है। सच कहूं तो ये शायद मुमकिन भी ना हो। असली शक्ति अपनी खुद की प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करने में है। जब कोई अपने रिएक्शंस को कंट्रोल कर लेता है तो वो अपनी इमोशनल और पर्सनल कहानी का कंट्रोल वापस अपने हाथ में ले लेता है। और आखिर में ये एक सवाल है जो सोचने लायक है। क्या किसी की जिंदगी के फैसले और प्रतिक्रियाएं किसी और के व्यवहार से तय हो रही हैं, या वो अपनी कहानी का लेखक खुद है? इन टूल्स का इस्तेमाल करके कोई भी अपनी कहानी की कलम वापस अपने हाथों में ले सकता है।